हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हमें ये समझ में आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देखिए, उसमें से जो भी क्वेश्चन है आपके 9th और 10th से ही पूछा गया और ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। जो सीटेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, लेकिन जो बीपीएससी के क्वेश्चन पे हैं वो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो आप सटीक आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीपीएससी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आज हम देखेंगे और आगे के फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, स्टार्ट करते हैं। हम टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है कि सबसे विस्तृत सभ्यता थी भारत की, जिसे नगरीय सभ्यता बोला गया है। सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता थी भारत की। क्या है कि उसका प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है। आपको याद रखना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि कांसे का ज्यादा उपयोग होता था। तो इससे भी हम ये क्लियर हो सकते हैं कि जो नर्तकी की मूर्ति थी वो किस चीज से बनाया गया है, कांसे से। ठीक है, तो कांसे की मूर्ति थी मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोहनजोदड़ो में किस चीज की मूर्ति मिली है, तो किस चीज की मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। और कैसे मिली है, कांसे की। मैं ये नहीं बोलती कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा, लेकिन हो सकता है ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पीपीएससी का जो एग्जाम है प्री 3 जो है 3.0 वो आपके मार्च में है, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपके पास अभी है टाइम, आप अच्छे से तैयारी करिए। 9th और 10th का ही पूछा जा रहा है। 9th 10th में पूरा कवर कराऊंगी आपको। आप वीडियो में बने रहिएगा आगे तक और मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं 9th 10th आपको पूरा कवर कराऊंगी। ये बाहर से कहीं से कुछ नहीं पूछा गया, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए क्या है आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो कुबरदार बैल, किस जानवर की पूजा के प्रमाण है, कुबरदार बैल के पूजा का प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। ये उल्टा क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन घुमा के इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अब है ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। तो इसमें क्या है, देखिए 1020, 1017, 1080। तो ये तीनों ही गलत हैं, क्योंकि ऋग्वेद में 1028 1028 1028 सूक्तों का संकलन है। तो ये सारा ही गलत है। आपको बिल्कुल याद रखना है कि ऋग्वेद में, आप नोट कर लीजिए इसे, कि ऋग्वेद में 128 सूक्तों का संकलन है। तो ये तीनों ही हमारा गलत है, तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब है किरात अर्जुनीय किसने लिखा था। तो क्या है ये लिखने वाले थे भारावी। किसने लिखा था इन्होंने, भारावी में। तो ये तीनों ही गलत है। तो ये जो है किरात अर्जुनीय, ये किसने लिखा था, भारावी में, भारावी ने। ये आप जो आंसर मैं बताती जा रही हूँ उसे आप नोट करते जाइए। आगे है, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ है। वैदिक काल में जो पूर शब्द बोला जाता था उसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है दुर्ग। ओके, दुर्ग को मतलब कि दरवाजा जिसे हम बोलते हैं दुर्ग, या फिर जो सबसे आगे का जो पार्ट होता है किसी भी किले का, किसी भी घर का, उसे दुर्ग बोला जाता है। घर का तो नहीं कह सकते हम, किले का, या फिर किसी भी गांव का, शहर का, नगर का जो आगे का पार्ट होता है उसे दुर्ग कहते हैं। उसी को क्या बोला जाता था वैदिक काल में, पूर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं, बढ़ई को। बढ़ई को क्या बोला गया है ऋग्वेद में, तक्षण। ठीक है, मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु से बने सिक्के थे। मौर्यकालीन जो कांकड़ी थे किस धातु से बने सिक्के थे, तांबा के सिक्के थे। मौर्यकाल में जो कांकड़ी सिक्के होते हैं वो किस चीज से बने हुए थे, तांबा के। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। विश्व का जो पहला गणतंत्र था वैशाली में मौर्य के द्वारा नहीं है, नंद भी नहीं है, गुप्त भी नहीं है, तीनों ही नहीं है। लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य, नंद और गुप्त नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भी नहीं, सॉरी 15 है, तो 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है हमारा, वो कितने भागों में विभाजित था, अधिकरणों में। अधिकरणों में विभाजित था, 15 अधिकरणों में विभाजित था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बिल्कुल जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसको आपको नोट करते जाना है, ताकि नेक्स्ट में अगर आए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, मलिक जानी को।
किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। ये भी नहीं है, नरीसुद्दीन महमूद नहीं है, अलीमर्दन नहीं है, मलिक जानी को नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार। इसमें देख सकते हैं कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें कि उपयुक्त कोई नहीं है। इसका मतलब ये है बेटा कि आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? रांची। ओके, आप देख सकते हैं कि ज्यादा जो क्वेश्चन है बिहार झारखंड से पूछा गया है और 9-10 के एनसीईआरटी पढ़िए आप, वहां से आगे का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 9-10 के एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो सब्जेक्ट आपका क्लियर है। ओके, देखिए यहाँ है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह, तो ये तीनों ही नहीं होगा। वीर कुंवर सिंह थे 1857 के क्रांति में बिहार के नेता। ओके, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी गिरिवर्ज थी। ओके, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें है? इंडिका में। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का, यानी पाटलिपुत्र का प्रशासन किस तरीके से चलता था उसका वर्णन है किसमें? हमारे इंडिका में। इंडिका लिखने वाले जो राइटर थे उनका नाम अभी आप कमेंट में मुझे बताएंगे। इंडिका जो इंडिका जिन राइटर ने लिखा था, किसने लिखा था, वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ओके, देखिए मद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? तो मद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। मद ए मास जो विद्वान होते थे मुगल प्रशासन में, उन्हें राजस्व मुक्त भूमि यानी कि ऐसी भूमि दी जाती थी जिनसे कर इकट्ठा नहीं किया जाता था। आपको पता है कि जो पहले के राजा या फिर जो मुगल थे वो जमीन से कर लेते थे, जो फसल होता था उससे राजस्व इकट्ठा करते थे जिसे हम कर या टैक्स बोलते हैं। तो राजस्व मुक्त जमीन दी जाती थी विद्वानों को, उसी को बोला गया है मद ए मास, यानी कि वैसे जमीनों से कोई कर नहीं लिया जाता था, कोई राजस्व नहीं लिया जाता था। ठीक है, अब देखिए पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना समझौते का उद्देश्य हमारा था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, यानी कि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कहाँ कहाँ। और ये समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। हो सकता है आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किस लिए हुआ था? दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए हुआ था। ओके, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया है? जंतर मंतर का निर्माण करने वाले कौन थे? हमारे जयपुर के महाराज जयसिंह द्वितीय। ठीक है, जंतर मंतर के निर्माण करने वाले कौन थे? जयपुर के महाराज जयसिंह द्वितीय। तो ये तीनों ही नहीं है, अकबर, शाहजहां, शिवाजी इन्होंने नहीं किया था। ये जयपुर के जो महाराज थे जयसिंह द्वितीय, उन्होंने किया था जंतर मंतर का निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बहुत अच्छे से पता है, सभी को ये पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश का द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किस देश द्वारा किया गया था? स्पेन द्वारा। स्पेन द्वारा वित्त पोषित यानी कि उसे पैसे दिए जाते थे। वित्त पोषित का मतलब ये होता है कि उसे सैलरी दी जाती थी। किसके द्वारा दी गई थी? स्पेन के द्वारा। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बोस्टन टी पार्टी इसलिए कहा जाता है कि चाय, बहुत ज्यादा चाय नाव में भर के ले जाया जा रहा था और समुद्र में उन चाय नाव को पलट दिया गया था, और इसलिए उसे क्या बोलते हैं? बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, कहां से संबंधित है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से। ओके, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1976 को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। ये भी आ सकता है आपको पलट के कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1976 को हुई थी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। ओके, आपको याद रखना है कि अमेरिका अमेरिका पर भी अंग्रेजों का अधिकार था, यानी कि यूरोपियनों का अधिकार था, जैसे हमारे भारत पे था। ओके, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था जेम्स हारग्रीव्स। बेटा आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कि जितने भी क्वेश्चन है इसमें 2-4 क्वेश्चन तो 6 to 8 के हैं। जैसे कि स्पिनिंग जेनी, ये 8th क्लास में है, ये स्पिनिंग जेनी का। बोस्टन टी पार्टी, ये सब फ्रांसीसी क्रांति, ये सारे हमारे 9th-10th में है। तो आप 9th-10th पढ़िए, 6 to 10th पढ़ लीजिए आप, आपको कहीं से कुछ नहीं होएगा। मेरे चैनल पे 6 to 8th के ज्योग्राफी की वीडियो डले हुए हैं और बाकी सारे वीडियो में डालती रहूंगी अभी एक एक करके, तो आप उसे पढ़िए बहुत अच्छे से। मैं ज्यादा 9 और 10th के भी डालूंगी ताकि आपको 9-10th क्लियर हो जाए, और 9-10th अगर आप कर लेंगे तो आपका सब्जेक्ट इसमें क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? क्या है? 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका
उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ था मैंजिनी के द्वारा, मैंजिनी ने के द्वारा, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो याद रखिएगा कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट किसके द्वारा स्थापित हुआ था? मैंजिनी ने के द्वारा, ठीक है। अब है जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? ओटोमन बिस्मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं कि बिस्मार्क किसके एकीकरण का वास्तुकार था, तो किसके एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण भूमिका है? तो जर्मनी के एकीकरण में, ओके। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का प्रमुख कारण क्या था? कि अमेरिका का जो पर्ल हार्बर है उस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिए थे, ठीक है। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिए थे, इसी कारण जर्मनी के खिलाफ अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कर गया और इसी के गुस्से के कारण अमेरिका ने जर्मनी पर 2 बार परमाणु बम गिराए थे, जो कि एक तो 6 अगस्त है, दूसरा आपका 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिसके कारण की द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था, ओके। और ये जर्मनी को बहुत ज्यादा इसका खामियाजा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। वैसे लोग मारे गए थे जो घर में निर्दोष लोग बैठे हुए थे उस परमाणु बम से, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जब मार्को पोलो ने चीन पर का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? कौन था? कुबलई खान, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती थी, ओके। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि किस देश से साथ की? टर्की के साथ की थी, ओके। मित्र राष्ट्रों में क्या है? सेवर्स की संधि, जो विश्व युद्ध के बाद उन्होंने संधि की थी, तो किसके साथ की थी? टर्की के साथ की थी। और वर्साई की संधि उन्होंने किसके साथ की थी? वर्साई की संधि उन्होंने की थी जर्मनी के साथ, ओके। सॉरी बेटा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 17 में कि जर्मनी पे नहीं गिराया था उन्होंने जापान पे गिराया था। जर्मनी ने आक्रमण किया था किस पे? पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था अमेरिका के, लेकिन इसी गुस्से में जो चूंकि जापान जर्मनी का सपोर्टर था, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था जापान, तो जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे 3 अगस्त और 6 अगस्त को। हिरोशिमा और जापान के 2 शहर हैं जो बहुत ही डेवलप शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उस पे परमाणु बम गिराए गए थे जापान पर अमेरिका के द्वारा, जिससे उनको बिल्कुल ही तहस नहस हो गया था पूरा जापान और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 में थे, मित्र राष्ट्रों ने सर्वेस की संधि किस देश के साथ की? तो टर्की के साथ की थी, और जो वर्साई की संधि है वो जर्मनी के साथ हुई थी, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने, ओके। ये सब आपको एग्जैक्ट याद रखना होगा, नाम और डेट। किस संधि के द्वारा 3 वर्षीय युद्ध की समाप्ति 30 वर्षीय याद है 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई है? वेस्टफेलिया की संधि, ओके। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व ऑरलैंडो ने किया था। वैंकूवर जाने के लिए कोमागटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? गुरमीत सिंह ने, ओके। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? शोर कमेटी की स्थापना से भगवान सिंह संबंधित नहीं थे, क्योंकि हुसैन रहीम और बलवंत सिंह इसकी स्थापना से संबंधित थे, लेकिन भगवान सिंह इसकी स्थापना से संबंधित नहीं थे। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, ओके। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा है? चोरी चोरा कांड को महात्मा गांधी ने हिमालयी भूल, तो हिमालय के जैसा भूल यानी कि बहुत बड़ी गलती माना गया था। आपको याद होगा कि पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल 9th-10th में है ये, कि असहयोग आंदोलन का अंत ही चोरी चोरा कांड से हुआ था। चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था कि यहाँ पे एक शांतिपूर्ण जुलूस लेके लोग जा रहे थे, ये असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में एक शांतिपूर्ण जुलूस लेके लोग जा रहे थे, और उस जुलूस पर चोरी चोरा वहां के पुलिस वालों ने हमला कर दिए थे और कई लाठीचार्ज किया था जुलूस पर लोगों पर, इसलिए भीड़ भड़क गई और चौरी चौरा जो पुलिस थाना था उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण का मतलब है आग लगा दी थी, उसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे। और इसी घटना के कारण जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था वो अहिंसक आंदोलन था, हिंसक नहीं था, और उन्हें महात्मा गांधी को लग रहा था कि चौरी चौरा कांड के बाद ये आंदोलन
हिंसक रूप ले रहा है। और इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, आंदोलन को नहीं, इस घटना को हिमालय की तरह भूल कहा था, यानी कि बहुत बड़ी गलती है ये। जबकि और इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले ली। ये क्वेश्चन में कई बार आता है कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था, तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन वापस लिया जाए, क्योंकि ये आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन इस कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले ली थी। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? प्रीतिलता वाडेकर, ये बंगाल की थी, जो कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान ये महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, जो पहली महिला क्रांतिकारी हैं जो मारी गई थी किसी हमले में, प्रीतिलता वाडेकर, और ये बंगाल की थी। ठीक है। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड में संबंधित नहीं है? काकोरी ट्रेन कांड में आपके असफालुकार खान, राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित थे, लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी है ये संबंधित नहीं है। ठीक है। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ओके। अब बेटा आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपके 9-10 से पूछे गए हैं, 2-4 क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे 6 to 8 से, लेकिन आपको बेसिक क्लियर करने के लिए 6 to 8 पढ़ना है, और जो आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको 9-10 बहुत अच्छे से आप देखिए, उसे बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं कल से ही वीडियो डालना शुरू कर दूंगी आपके 9-10 का, बिल्कुल अभी 9-10 का मैं डालूंगी, तो उसे आप पढ़ के अच्छे से समझिए। मैं बहुत अच्छे से समझा के वीडियो डालूंगी ताकि आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और अच्छे से हो जाए। चलिए अब हम ज्योग्राफी का पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है एशियाई हाथी, गांगेय डॉल्फिन, काला हिरन। तो ये दोनों जो है एशियाई हाथी और गांगेय डॉल्फिन, ये दोनों ही असुरक्षित प्रजाति है, तो इसमें क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है कृषि का विस्तार। जो कृषि का विस्तार हो रहा है, वन संसाधनों के ह्रास, यानी कि वनों को काटकर कृषि का विस्तार किया जा रहा है। यही है वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण, याद रखिएगा, कृषि का विस्तार। जनसंख्या वृद्धि अगर आता तो जनसंख्या वृद्धि भी ऑप्शन में हो सकता था, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही कृषि का विस्तार हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि वन संसाधन का ह्रास हो रहा है। पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? बीज बचाओ, नवोदय, तवा मत्स्य संघ तो मछली के लिए था। तो ये क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ओके। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किस राज्यों को कवर करता है? मतलब कहाँ कहाँ पे है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है सरदार सरोवर बांध। ओके। ये यहाँ पे जो कृषि अच्छी होने का कारण भी, राजस्थान में तो पानी की कमी है, तो वहां पे भी सरदार सरोवर बांध है, लेकिन कृषि में ये बहुत उपयोगी हुआ है सरदार सरोवर बांध। अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति को और भयावह हुई। क्यों? जो नदी घाटी परियोजना, यानी कि जो नदियों पर बांध बनाया जाता है, वो बाढ़ की रोकथाम के लिए की गई थी, लेकिन ये इससे बाढ़ और ज्यादा प्रभावित हो गई। इसके कई कारण हैं। इनमें जलाशयों के अधिक अवसाद जमा होते हैं। बिल्कुल सही है, पानी अगर जमा हो रहा है तो उसके साथ गाद भी, मिट्टी भी जमा होगी, उस कारण क्या होता है, पानी ऊपर आता जाता है। अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ता है। बांध से पानी नहीं छोड़ेंगे तो बांध पूरा टूट जाएगा और पता नहीं कितना एरिया उससे कवर हो जाएगा। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन, तो ये तीनों ही है, तो इसमें यही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनन द्वारा अनिवार्य कर दिया। तमिलनाडु है। इसमें कानून द्वारा अनिवार्य है कि आप छत पर वर्षा जल संचयन करना ही है। जैसे राजस्थान और मेघालय में भी किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में कानूनन अनिवार्य किया गया है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में किसका उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है? चावल का भी बड़ा देश है, लेकिन क्या है, कपास का। 2017 की बात करें तो कपास का है, कि कपास में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है। ओके। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, भूमि सुधार, ये भी है। ग्रामीण बैंकों का निर्माण, ये भी किसान के फायदे के लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये भी किसान के फायदे के लिए। इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड का कोडरमा जो है वो अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, वो क्या है? कपड़ा उद्योग। आपको पता होगा कि कपड़ा उद्योग आजादी के पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे, उस समय से ही भारत का सूती कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा फेमस था। ये
यूरोप में भी बहुत ज्यादा फेमस था और भारतीय सूती कपड़ा के रोकथाम के लिए ही यूरोप में कैलिको अधिनियम लागू कर दिया गया था। कैलिको अधिनियम में क्या था कि कोई भी अगर यूरोप का आदमी कोई एक छोटा सा रुमाल भी, अगर वो सूती का रुमाल भी, भारतीय सूती कपड़े का रुमाल भी अपने पास रखता है तो उसे भी 3 साल की सजा हो सकती है। यही है कैलिको अधिनियम कि भारतीय सूती कपड़े का उपयोग कोई भी नहीं करेगा। तो वही है कि भारतीय कपड़ा उद्योग बहुत पहले से बहुत ज्यादा डेवलप है और भारत इसमें बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर है, मूल्य श्रृंखला में भी पूरे है, तो इसमें होगा सूती कपड़ा। ओके। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का है, क्योंकि गेहूं और मटर हमारा रबी का फसल है और मक्का और चावल ये सारे हमारे खरीफ की फसल होते हैं। याद रखिएगा खरीफ का फसल क्या होता है, जो ये गर्मियों में लगाया जाता है, यानी कि गर्मियों में जो काटी लगाया जाता है और ये सर्दियों में नवंबर के महीने में काट दिया जाता है। गेहूं की फसल क्या होता है, दिसंबर के महीने में लगाया, मतलब नवंबर में लगाया जाता है और फिर वो अप्रैल तक काटा जाता है, उसे हम कहते हैं रबी की फसल। ओके। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेता है? तो जो हमारा गन्ना है, आपको पता होगा गन्ना विकसित होने में 1 वर्ष का समय लेता है, जौ पटसन कपास नहीं होगा। गन्ना होता है, गन्ना को विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, NHAI, ठीक है, इसके द्वारा बिछाए जाते हैं और संचालित होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत का विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो इसमें क्या है, भारत 10वें स्थान पे है विश्व पर्यटन में। 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में 10वें स्थान पर है, तो ये दूसरे तीसरे चौथे नहीं है, भारत 10वें स्थान पे है। जलोढ़ मिट्टी को किसकी उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। याद रखिएगा आप, ये भी आपके 9th या 8th की ज्योग्राफी में है कि नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बांगर कहते हैं। इसमें अंतर भी बहुत ज्यादा डिटेल से बताया गया है, वो मैं आपको चैप्टर में बताऊंगी जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छे से उगाया जाता है। भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। विभिन्न देशों में स्लैश और वर्ण कृषि के लिए निम्न प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट के सही विकल्प का चयन कीजिए। देश है स्लैश और वर्ण कृषि का नाम, ठीक है, स्लैश और वर्ण कृषि का नाम, यानी कि किस तरह की कृषि वहां पे की जाती है। स्लैश और वर्ण का मतलब होता है कर्तन एवं दहन कृषि, यानी कि पौधों को पेड़ पौधों को काटकर उसे जलाया जाता है, पत्तियों को लकड़ियों को, फिर उसको मिट्टी में मिलाया जाता है और वहां पे कृषि की जाती है। उसे कर्तन एवं दहन कृषि, मिल्पा, रोका, लादान, झूम कृषि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी को स्लैश और वर्ण कृषि भी कहते हैं और कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। तो इसको जो अलग अलग नामों से जाना जाता है उस नामों को हम देखते हैं। मैक्सिको में क्या बोलते हैं? मिल्पा, ठीक है। ब्राजील में क्या बोला गया है? रोका। आपका वियतनाम में क्या बोला गया है? रे। और इंडोनेशिया में क्या बोला गया है? लादांग। भारत में उसको झूम कृषि भी बोलते हैं या फिर कर्तन एवं दहन कृषि बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कोई एक भी आ सकता है कि मिल्पा कहाँ पे बोला जाता है, मिल्पा क्या है? तो मिल्पा एक कृषि का प्रकार है जो मैक्सिको में इस नाम का यूज होता है। कर्तन एवं दहन कृषि या स्लैश एवं और वर्ण कृषि को हिंदी में कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं, जिसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ओके। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिससे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि जो जिन मजदूरों के पास अपनी जमीन नहीं है, विनोबा भावे ने लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने जमीन में से कुछ जमीन उन मजदूरों को दे ताकि वो भी अपनी जमीन पर कृषि करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और ये उनका जो आंदोलन है बहुत अच्छे से चला था। लोगों ने लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर मतलब अपनी जमीनों का दान किए थे। इसी को भूदान ग्रामदान बोला गया है, ठीक है। अब है कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? अब्रक से आती है, ठीक है। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, जो बिहार के लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाण प्रमाणन है, NTPC। ओके। NTPC भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख
शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शहर शामिल है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। जो प्रमुख हमारे जो 4 महानगर हैं, उन 4 महानगरों को ये जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे। और ये जो है, ये मान लो ये दिल्ली है, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता है। तो ये एक चतुर्भुज की तरह बन जाता है, 4 भुजाएं बन जाती है, इसलिए इसे वो क्या बोला गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे बोला गया है। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? कांडला बंदरगाह बनाया गया था आजादी के बाद सबसे पहले, जो कि गुजरात में स्थित है। ओके। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों, कौन से खनिज और किसके निक्षेप के मामले में समृद्ध है? कोयला, खनिज और कोयला के निक्षेप के मामले में ये समृद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये 8th क्लास की ज्योग्राफी में है। ओके। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में से लागू की गई थी? 1992 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी भारत में। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकलता है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकलता है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल, याद रखिएगा आप। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से होकर बहती है सीन नदी। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है भारत। कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? भारत है, पहले स्थान पे है भारत। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? कौन से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त से कोई नहीं होगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा कोई भी नहीं है। तो लौह अयस्क उपलब्ध कहाँ पे? उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। भारत का एक शोध केंद्र है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, वो कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका, जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, वहां पे कोई भी नहीं रहता, इंसान नहीं रह सकते, लेकिन अनेक देशों का शोध केंद्र है। तो भारत का भी शोध केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, वो। और एक और भी शोध केंद्र है भारत के वहां पे, जिसके आंसर आप कमेंट में मुझे जरूर लिखें। कहाँ पे स्थित है वो? अंटार्कटिका में। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री और दूसरे जो शोध केंद्र का नाम है, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें, ये वो अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। अमेजन बेसिन, जहाँ पे ब्राजील का जंगल है, जिसे पूरे विश्व का मतलब विश्व का हार्ट या धड़कन कही जाती है, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। पर्यावरण संरक्षण भी है, वैश्विक सतत विकास भी है और विश्व शांति भी है। ये तीनों ही है। तो शिखर सम्मेलन में जो 1992 में हुआ था, ये सारे ही हैं। ठीक है। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चीन में कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो भारत में जो सबसे पुराना तेल भंडार है वो कहाँ है? असम में है। तो असम इनमें से किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। याद रखिएगा, सबसे पुराना तेल भंडार भारत के असम में है। इनमें से जो कहीं पे नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं। विश्व में अल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। आप देख सकते हैं, चीन इसमें से कहीं नहीं है। अल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, चीन है। ओके, याद रखिए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश है। ओके, और वहीं पे स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैं आज के वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो से आप ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं, मतलब सॉरी, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो 9th-10th से ही 95% क्वेश्चन 9th-10th से ही है। और जो 2-4 क्वेश्चन है वो 6 to 8 के हैं, लेकिन आपको पढ़ना है 6 to 8 की, क्योंकि बेसिक क्लियर हो तभी हम आगे कर सकते हैं। ओके, तो 9th-10th की जो वीडियोज हैं वो मैं कल से डालना, चैप्टर वाइज वीडियो डालूंगी आपको, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से कर लें और समझ लें और आपका एग्जाम क्लियर हो। और बिल्कुल आपका एग्जाम क्लियर होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं इस चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। ओके बच्चों, बाय बाय।